दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। जिस परिवार का हर सदस्य रहस्यमय हालतों में मारा जाता हो, जिसके घर में एक के बाद एक लाशें आती हों, जिसकी हर मौत पर सवाल उठते हों लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते, क्या उस परिवार की एक और मौत को महज हादसा कहा जा सकता है? जी हाँ, बात हो रही है अतीक अहमद के परिवार की। एक ऐसा परिवार जिसका नाम सुनते ही यूपी की राजनीति में अपराध की पूरी कहानी सामने आती है। और अब इसी परिवार का एक और नाम इस दुनिया से चला गया है। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में एक कथित सड़क हादसे में मौत हो गई। कह रहे हैं कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी, कह रहे हैं कि रफ्तार बहुत तेज थी, कह रहे थे कि पिछली सीट पर बैठे लोग सो रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब पीछे पूरा इतिहास इतना खूनी हो, जब बाप की हत्या कैमरे के सामने हुई हो, जब चाचा को उसी वक्त गोली मारी गई हो, जब बड़ा भाई एनकाउंटर में मारा गया हो, तब छोटे भाई की सड़क हादसे में मौत कोई साधारण हादसा नहीं लगती। ये सवाल उठाना कोई साजिश की थ्योरी नहीं है, सवाल उठाना हमारा हक है, क्योंकि जब इतिहास इतना संदिग्ध हो तब वर्तमान पर भी शक होने लगता है। दोस्तों, पहले आपको आबान की मौत के बारे में बता देता हूं। हुआ ये कि वो प्रयागराज से झांसी की तरफ जा रहे थे। गाड़ी अचानक अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अबान भी थे। 2 लोग और घायल हुए। पुलिस का कहना है कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी, लेकिन असल में गाड़ी क्यों बेकाबू हुई ये पुलिस भी नहीं बता पा रही है। क्या सामने से कोई गाड़ी आ रही थी? क्या रास्ते में कोई जानवर आ गया था? क्या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या टायर फटा था? क्या ब्रेक फेल हुए थे? कुछ नहीं साफ है। पुलिस ने कहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, फॉरेंसिक जांच होगी, कार का तकनीकी परीक्षण होगा, पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में हो रहा है और उसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। यानी सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा है। लेकिन प्रोटोकॉल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सबको पता है कि यह मामला मामूली नहीं है। यह मामला ऐसे परिवार का है जिसकी हर मौत पर पूरे देश सवाल पूछता है। दोस्तों, अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ये समझते हैं कि आखिर अतीक अहमद कौन था और उसकी विरासत क्या थी। क्योंकि जब तक पूरा बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तब तक इस मौत के मायने नहीं समझ पाएंगे। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध का वो चेहरा था जिसने 80 और 90 के दशक में प्रयागराज को अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। तब प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था और उस इलाहाबाद में अतीक अहमद का नाम इतना बड़ा था कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। हत्या, फिरौती, अपहरण, जमीन कब्जा, हर तरह के मामले में उसका नाम आता रहा। सैकड़ों मुकदमे थे उस पर दर्ज, लेकिन इसके बावजूद वो कई बार विधायक बना, एक बार सांसद भी बना। यानी अपराध और राजनीति दोनों तरफ उसका दबदबा था। ये उस दौर की कहानी है जब यूपी में माफिया राजनेता बनते थे और राजनेता माफिया की सुरक्षा में रहते थे। एक अजीब सा गठजोड़ था जो सत्ता की गलियारों में खुलेआम चलता था। दोस्तों, अतीक अहमद का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित मामला था राजू पाल हत्याकांड। राजू पाल एक बीएसपी के विधायक थे। 2005 में उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का सीधा आरोप अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर लगा था। मायावती जी ने तब बहुत तीखा रुख अपनाया था। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि यह हत्या अतीक और अशरफ ने करवाई है। कहा जाता है कि यहीं से मायावती और अतीक अहमद की सीधी दुश्मनी शुरू हुई थी। मायावती जी बरसों तक इस मामले को उठाती रही, हर मंच से आवाज उठाती रही कि राजू पाल के परिवार को न्याय मिले, लेकिन न्याय बरसों तक नहीं मिला क्योंकि तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अतीक अहमद उस पार्टी के करीब माना जाता था। कहा जाता है कि उसे पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था और यही वजह थी कि इतने बड़े मामले में भी वो सालों तक बचा रहा। दोस्तों, फिर बात यही नहीं रुकी। राजू पाल हत्याकांड में एक गवाह था उमेश पाल। ये वो शख्स था जो इस पूरे मामले का आंखों देखा गवाह था और यही उमेश पाल 2023 में दिन दहाड़े प्रयागराज की सड़क पर मार दिया गया। इस हत्या में पूरा प्रदेश दहल गया। योगी सरकार ने तब बहुत सख्त रुख अपनाया और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को झांसी में एनकाउंटर में मार दिया गया। बताया गया कि पुलिस से मुठभेड़ में असद मारा गया, लेकिन सवाल ये उठा कि क्या सचमुच मुठभेड़ हुई थी? कई पत्रकारों ने, कई मानवाधिकार संगठनों ने, कई विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। कहा गया कि यह प्लांटेड एनकाउंटर था, लेकिन सरकार का जवाब हमेशा एक ही रहा, अपराधी था, कानून के हिसाब से मारा गया। दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को एक मामले में पूछताछ के लिए ले जाया गया। मीडिया के कैमरे उनके सामने थे, पुलिस उनके साथ चल रही थी और अचानक कुछ लोग आते हैं माइक हाथ में पकड़ते हुए और जैसे कि वो पत्रकार हों
और नज़दीक से गोली मार देते हैं। पूरी घटना लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हुई। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहली घटना थी जब पुलिस की हिरासत में लाइव टीवी पर किसी की हत्या हुई हो। पूरा देश सन्न रह गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, बड़े बड़े सवाल उठे, लेकिन जवाब आज तक साफ नहीं है। क्या ये पुलिस की मिलीभगत थी? क्या ये प्लांटेड ऑपरेशन था? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? कुछ नहीं पता। हत्यारे कहां से आए, कैसे इतने आसानी से पुलिस के घेरे में घुस गए, उनके पास कैमरे और माइक कहां से आए, कोई नहीं बताता। बस इतना कहा गया कि जांच चल रही है और वो जांच आज तक चल ही रही है। दोस्तों, इस हत्या के बाद अतीक अहमद का साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। बरसों का बना बनाया माफिया राज कुछ दिनों में मिट्टी में मिल गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला, जमीनें जब्त हुई, घर तोड़े गए, परिवार बिखर गया, पत्नी शाइस्ता परवीन फरार हो गई। कहा जाता है कि उन पर भी दर्जनों मुकदमे थे। पुलिस उन्हें ढूंढती रही, लेकिन आज तक हाथ नहीं आई। कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वो देश छोड़ करके चली गई, कुछ कहते हैं कि किसी सुरक्षित जगह पर छिपी हुई हैं। लेकिन सच कुछ भी हो, इतना तय है कि ये एक पूरा परिवार जो कभी सत्ता के गलियारों में रौब झाड़ता था, आज तितर बितर हो चुका है। दोस्तों, अब आते हैं आबान की मौत पर। आबान अतीक अहमद का छोटा बेटा था और सुनने वालों की बात माने तो वो अपने पिता से बहुत अलग था, परिवार के बाकी लोगों से भी अलग था। कहा जाता है कि उसका अपराध जगत से कोई सीधा जुड़ाव नहीं था, लेकिन जिस परिवार में पैदा हुआ हो वहां से पूरी तरह अलग होना भी आसान नहीं होता। लोगों की नज़रें हमेशा उस पर टिकी रहती थी, सरकार की नज़रें भी टिकी रहती थी, और अब उसकी अचानक इस तरह से मौत हो गई है। ऐसे में सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। पहला सवाल यह है कि गाड़ी अचानक बेकाबू क्यों हुई? अगर तेज रफ्तार थी तो ड्राइवर को यह पता नहीं था कि सड़क कैसी है? दूसरा सवाल यह है कि हादसे से पहले क्या कोई और गाड़ी उनका पीछा कर रही थी? तीसरा सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखेगा? और चौथा सवाल जो सबसे बड़ा है, क्या यह वाकई हादसा है या फिर कोई बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग खुलेआम सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से अतीक और अशरफ को मारा गया, जिस तरह से असद को एनकाउंटर में गिराया गया, उसी तरह अब आबान को हादसे का रूप देकर के खत्म किया गया है। ये आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार क्या जवाब देगी? क्योंकि जब पहले के मामलों में जवाब नहीं दिया गया तो अब क्या देगी? ये एक ऐसा पैटर्न बन गया है कि जब भी कोई विवादित व्यक्ति मारा जाता है तो उसे या तो एनकाउंटर बता दिया जाता है या कोई हादसा बता दिया जाता है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता, कोई अदालत का फैसला नहीं होता, कोई सजा का प्रावधान नहीं होता, बस मौत होती है, फाइल बंद हो जाती है और मामला खत्म। दोस्तों, यहीं पर मुझे बहुत गहरा सवाल करना है, क्या हमारे देश में अब न्याय व्यवस्था के लिए कोई जगह बची है? क्या अब कानून के दायरे में सजा देने का सिस्टम मर चुका है? क्योंकि जब सरकार खुद ही जज बन जाए, खुद ही जल्लाद बन जाए, तो अदालतों की क्या जरूरत है? संविधान ने साफ लिखा है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है, हर व्यक्ति को अदालत में मुकदमा लड़ने का हक है, हर व्यक्ति को अपील करने का हक है। लेकिन जब आदमी को मौत के घाट उतार दिया जाए तो ये सारे हक बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अतीक अहमद बेगुनाह था, उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे थे। अगर एक भी मुकदमे में उसे अदालत ने दोषी पाकर सजा दी होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अदालत के बजाय पुलिस की हिरासत में मारा जाना, ये बात हजम नहीं होती। ये एक खतरनाक मिसाल है। आज अतीक अहमद के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, परसों आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि जब सिस्टम को ऐसे शॉर्टकट की आदत लग जाती है तो फिर वो शॉर्टकट बार बार अपनाए जाते हैं, और एक बार ये रास्ता खुल गया तो इसे बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, योगी सरकार में एनकाउंटर की जो लहर चली है वो अपने आप में एक अलग कहानी है। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया था कि अपराधियों को ठोक दिया जाएगा, और सचमुच ठोका जा रहा है। सैकड़ों एनकाउंटर हो रहे हैं, कई मामलों में सवाल भी उठे हैं, मानवाधिकार आयोग ने भी चिंता जताई है, लेकिन सरकार का रुख साफ है, अपराधी है तो ठोको। बहुत लोग इस नीति के समर्थन में है, कहते हैं कि जब न्यायपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है तो एनकाउंटर ही सही तरीका है। लेकिन दोस्तों, ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर न्यायपालिका ठीक नहीं है तो उसे ठीक कीजिए, जज बढ़ाइए, अदालतें बढ़ाइए, मुकदमे तेजी से सुनिए, लेकिन गोली से जवाब देना कोई हल नहीं है। ये जंगल का कानून है, न्याय का कानून नहीं है। दोस्तों,
अब बात करते हैं आबान के मामले में क्या क्या संभव है। पहली संभावना यह कि यह वाकई हादसा हो, कार तेज रफ्तार में थी, ड्राइवर से गलती हुई, गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। यह हो सकता है। भारत की सड़कों पर हर साल लाखों लोग हादसों में मरते हैं, हो सकता है आबान भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन दूसरी संभावना भी है। दूसरी संभावना यह है कि कोई प्लांटेड हादसा हो, किसी ने कार को टक्कर मारी हो, या कार में कोई गड़बड़ी की गई हो, या फिर ड्राइवर पर दबाव डाला गया हो, यह भी हो सकता है। और तीसरी संभावना यह है कि यह किसी पुरानी दुश्मनी का बदला हो। अतीक अहमद के कई दुश्मन थे, उनमें से किसी ने अपना हिसाब चुकता किया हो, यह भी हो सकता है। अब कौन सा संभावना सच है यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा दोस्तों। लेकिन जांच पर भी भरोसा कैसे करें, क्योंकि हमारे यहां जांच अक्सर वही बताती है जो सरकार बताना चाहती है। दोस्तों अब आते हैं शाइस्ता परवीन पर। यह अतीक अहमद की पत्नी है। यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब शाइस्ता सामने आएंगी। एक मां अपने बेटे को खो करके चुप कैसे रह सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उन पर खुद इतने मुकदमे हैं कि सामने आते ही गिरफ्तार हो जाएंगी। तो क्या वो अपने बेटे की मौत को चुपचाप सह लेंगी या फिर सामने आकर के सवाल पूछेंगी? ये भी देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन ये एक बात तय है कि इसे पूरे मामले पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये हमारी न्याय व्यवस्था का मामला, ये हमारे लोकतंत्र का मामला है। ये इस बात का मामला है कि क्या इस देश में कानून के दायरे में रहकर सजा दी जाती है या फिर मनमानी होती है। दोस्तों अतीक अहमद के पूरे परिवार पर नजर डालें तो एक भयानक तस्वीर दिखती है। पिता की हत्या लाइव टीवी पर, चाचा की हत्या भी उसी वक्त, बड़े भाई असद का एनकाउंटर, छोटा भाई एहजम अभी भी बाल सुधार गृह में, 2 और छोटे बच्चे सरकारी संरक्षण में, पत्नी फरार और अब छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत। एक ही परिवार के इतने सदस्य इतने कम समय में इस तरह के हालातों में, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या यह सब संयोग है या इसके पीछे कोई सुनियोजित योजना है? यह सवाल तो हर आदमी के मन में उठेगा ही। दोस्तों अब बात करते हैं मीडिया की। मुख्य धारा की मीडिया ने इस खबर को कितनी तवज्जो दी, यह भी देखने वाली बात है। जब अतीक अहमद जीवित था तब हर चैनल पर उसकी कहानी चलती थी, हर दिन कोई नया खुलासा होता था। लेकिन अब उसके परिवार के इतने बड़े नुकसान पर मीडिया चुप है। सिर्फ कुछ चैनल इस पर बात कर रहे हैं, बाकी सब जैसे नजरें फेर चुके हैं, क्योंकि सवाल पूछने से डर लगता है। कहीं सरकार नाराज ना हो जाए, कहीं विज्ञापन बंद ना हो जाए, कहीं दफ्तरों पर छापा ना पड़ जाए। इसीलिए मीडिया अब असली सवाल नहीं पूछती है, वो सवाल पूछती है जो सरकार सुनना चाहती है। और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। दोस्तों एक और बात सोचिए, जब अतीक अहमद जीवित था तब उसका अपराध जगत था, लेकिन उसका एक बेटा जो कभी अपराधों में नहीं था, जो सिर्फ अपने पिता के परिवार में पैदा होने की गलती कर बैठा, उसे क्यों मारना पड़ा? क्या पिता के गुनाहों की सजा बेटे को दी जाती है? हमारा कानून तो ये नहीं कहता, हमारा संविधान तो ये नहीं कहता, हमारा धर्म भी ये नहीं कहता। फिर ये किसका कानून है जो बेटे को पिता के गुनाहों की सजा देता है? ये एक बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों, और इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। दोस्तों इस पूरे मामले में एक और बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो एक अलग तरह की राजनीति है। एक तरफ बुलडोजर की राजनीति है, दूसरी तरफ एनकाउंटर की राजनीति है, तीसरी तरफ नाम बदलने की राजनीति है, और चौथी तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है। इन चारों को मिलाकर के एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट करना बहुत आसान हो गया है, और अतीक अहमद का परिवार शायद इसी टारगेट लिस्ट पर था। इसीलिए एक के बाद एक सारे लोग खत्म होते जा रहे हैं, और यह पैटर्न सिर्फ इसी परिवार तक सीमित नहीं है। कई और परिवार भी हैं जिन पर यह टारगेट है, लेकिन उनकी कहानियां शायद इतनी बड़ी नहीं है कि खबरों में आ सके, इसीलिए वो चुपचाप निपटा दिए जाते हैं। दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सवाल पूछना कोई जुर्म नहीं है, ये सवाल पूछना कोई पाकिस्तान प्रेम नहीं है, ये सवाल पूछना कोई हिंदू विरोधी नहीं है, ये सवाल पूछना सिर्फ इंसानियत है। क्योंकि जब किसी की भी मौत हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की जान की कीमत बराबर है। और जब कानून के दायरे में जान नहीं ली जाती तो वो हत्या होती है, और हत्या का जवाब सरकार को देना ही चाहिए। दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है। क्या पोस्टमार्टम में कुछ नया सामने आता है? क्या फॉरेंसिक जांच में कुछ पता चलता है? क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखता है? क्या शाइस्ता परवीन सामने आती है? और सबसे बड़ी बात, क्या सरकार इस मामले में पारदर्शी जांच होने देती है, या फिर
हमेशा की तरह फाइल बंद कर दी जाती है। यह सब कुछ आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन एक बात तय है कि यह मुद्दा जल्दी दबने वाला नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इस दौर में हर बात को लोगों तक पहुंचा जाती है, हर सवाल फैल जाता है और जनता की स्मृति अब पहले की तरह कमजोर नहीं है। लोग याद रखते हैं, लोग सवाल पूछते हैं और लोग जवाब की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, अंत में एक बात कहना चाहता हूं, सत्ता का नशा बहुत खतरनाक होता है। जब सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, तब वो अक्सर अपनी सीमा लांघ जाते हैं। और जब सीमा लांघी जाती है तो एक दिन जनता भी अपनी सीमा लांघती है। इतिहास में ये बार बार हुआ है। बड़े बड़े साम्राज्य ढहे हैं, बड़े बड़े शासक गिरे हैं, क्योंकि जब सत्ता जनता की सेवा के बजाय जनता को दबाने में लग जाती है तो एक दिन जनता उठती है, और जब जनता उठती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो पारदर्शिता से काम करे, हर मामले की निष्पक्ष जांच करवाए, हर मौत का हिसाब दे, चाहे वो अतीक अहमद के परिवार का हो या किसी और का हो। कानून सबके लिए एक जैसा हो, न्याय सबके लिए एक जैसा हो। यही असली लोकतंत्र है, यही असली भारत है। बहरहाल दोस्तों, बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आबान अहमद के परिवार के प्रति संवेदना, और उम्मीद करते हैं कि इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या ये वाकई हादसा है या फिर कुछ और है? क्या आपको लगता है कि पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि सरकार को पारदर्शी जांच करनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असली आवाज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।